हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग नगर प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नगर निगम का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जो है आयुक्त होता है, और आयुक्त जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि वार्ड पार्षद से चुनते हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल सही है। शासन के मामलों को हल करने के लिए जो विशिष्ट कार्य कुछ होते हैं, जैसे बस स्टैंड का सुधार करना है, कहीं पर हमें कोई नई सड़क बनानी है, कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, तो इसके लिए वार्ड पार्षदों की समितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल सही है। देखिए, वार्ड पार्षदों का सरपंच नहीं होता है, बल्कि डिपेंड करता है कि नगर पालिका का कौन सा स्तर है। अगर मान लीजिए नगर निगम है, तो नगर निगम में वार्ड पार्षदों के ऊपर जो इनका प्रमुख होता है या अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं, वो होता है मेयर। उसको मेयर या फिर महापौर बोलते हैं। वहीं अगर हम नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत स्तर पर देखें तो उसको चेयरमैन या अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी गलत है। नगर निगम का जो आयुक्त है, देखिए आयुक्त नहीं बल्कि वार्ड के पार्षद मिलकर आपस में मीटिंग करते हैं और ये बजट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। यानी निर्णय लेने का काम किसका होता है? निर्णय लेने का काम होता है जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, यानी वार्ड पार्षद होते हैं, वो निर्णय लेते हैं और उसको क्रियान्वित करने का काम होता है जो प्रशासकीय कर्मचारी है, वो उसको क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। तो आंसर है यहाँ पर बी। दूसरा प्रश्न है, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है? परिषद, वार्ड खंड, खंड, क्षेत्र। देखिए, इन्हें वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। तीसरा प्रश्न है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी यानी कार्यपालक या पार्षद? देखिए, नगर निगम में जो चुने हुए सदस्य होते हैं जो कि जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें पार्षद कहा जाता है। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं। बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं। निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि जो नगर निगम होते हैं शहरों में स्कूल या अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं, इनको संचालित करते हैं। बड़े शहरों में नगर पालिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, न कि पालिकाएं। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। नगर निगम जो है ये संपत्ति कर भी वसूलते हैं। निगम पार्षद एक चुना हुआ कैंडिडेट होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो गलत वाला है वो है बी वाला। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जिला परिषद, ग्राम सभा, वार्ड समिति और निगम। तो यहां पे पूछा गया है कि इनके प्रमुख कौन कौन है, वो आपको सुमेलित करना है। इनके प्रमुख या इनसे रिलेटेड कौन सा व्यक्ति है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिला परिषद का जो प्रमुख होता है जिलाधीश होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। ग्राम सभा का संबंध जो है गांव से है। वार्ड समितियां कहाँ होती हैं? वार्ड समिति नगर पालिकाओं में बनाई जाती हैं। निगम का जो अध्यक्ष या प्रमुख होता है वो महापौर होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। छठवां प्रश्न है, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वार्ड कमिश्नर या आयुक्त का पद निर्वाचित होता है। वार्ड काउंसलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर पार्षद करते हैं। वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कमिश्नर नगर निगम में जो वहाँ का प्रशासकीय अधिकारी होता है कमिश्नर होता है, जिसकी नियुक्ति जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है।
तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो A, C, D जो कथन है गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आपका केवल बी वाला कथन सही है कि वार्ड काउंसलर यानी पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है जिसको जनता चुनती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? आयुक्त, सचिव, पार्षद या निगम पार्षद, प्रशासनिक प्रमुख। देखिए, आयुक्त, सचिव या प्रशासनिक प्रमुख ये सभी क्या है? ये सभी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति होती है। वहीं जो पार्षद होता है ये जनता के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित सदस्य होता है। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 8वां प्रश्न है, यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में कार्याधिकारी बताए गए हैं और सूची 2 में संस्था है। तो सरपंच कहाँ होते हैं? तो देखिए, ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। चेयरमैन कहाँ होते हैं? नगर पालिका परिषद में चेयरमैन होते हैं। नगर पालिका परिषद के प्रमुख को चेयरमैन बोलते हैं। मेयर, नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको मेयर कहा जाता है। पार्षद कहाँ होते हैं? वार्ड में पार्षद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही मिलान होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का 5वां। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं सन 1882 में स्थानीय स्वशासन पर लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव लेकर आए थे। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन करके एक प्रस्ताव लेकर आए थे और इस प्रस्ताव ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। इसी वजह से भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 10वां प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन दिया गया है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। आपको यह बताना है कथन कारण में से कौन सा सही है, क्या कारण जो है कथन की सही व्याख्या है या नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने संविधान पढ़ा होगा, आर्टिकल जो 280 है, अनुच्छेद 280 जो है, इसके तहत केंद्र स्तर पर वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और जो केंद्रीय वित्त आयोग है ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी कर वगैरह वितरित किए जाते हैं, जो भी अन्य जो मदें होती हैं वितरित की जाती हैं, तो उनकी अनुशंसा करता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राज्यों के जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए भी कुछ केंद्र स्तर पर सहायता प्रदान की जाएगी। ये बात भी इस वित्त आयोग के अंतर्गत कही गई है। तो यहाँ पर आपका कथन ही गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा है स्थानीय जो निकाय हैं या स्थानीय संस्थाएं हैं उनको वित्तीय सहायता के संबंध में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। तो ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। यहाँ पर जो कारण है ये सही है कि 73 और 74वें संशोधन के बावजूद जो स्थानीय शासन है इस संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। यानी जो 73वां 74वां संशोधन है जिसमें कि पंचायत और नगर पालिकाएं हैं, ये दोनों ही विषय जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कथन तो गलत हो जाएगा लेकिन कारण सही है। यानी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण हैं? आपको यहां पर नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। देखिए, संवैधानिक प्राधिकरण का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा प्राधिकरण जिसकी स्थापना के बारे में संविधान में वर्णन हो, संवैधानिक उपबंध हो। जैसे कि जो अनुच्छेद होते हैं, जिस अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना की गई हो उस अनुच्छेद का जिक्र हो, उसे संवैधानिक प्राधिकरण कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 247 के में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 247 के में इसके बारे में प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 247 आई में प्रावधान किया गया है। वहीं जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायतों के बारे में 247 बी में प्रावधान किया गया है। देखिए, राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है कि सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है।
तो ये संवैधानिक नहीं है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, ये तीनों ही संवैधानिक प्राधिकरण हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला, यानी 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है, 74 में संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद की शक्तियां। देखिए इसका संबंध जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से है, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्तुति की गई है? संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1993, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना? ये आपको बताना है इनमें से यानी कौन सा सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था जाके, इसके तहत हमारे संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया जिसका शीर्षक था नगर पालिकाएं। इसके साथ ही यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषयों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 14वां प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय या बॉडी के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, शहरी पंचायत। देखिए ये CAPF एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था, नगर पालिकाओं के तहत 3 स्तरों की बात की गई है जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है। यहाँ पर शहरी पंचायत नाम का कोई भी यहाँ पर निकाय नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6वां, भाग 7वां, भाग 8वां, भाग 9A। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर रोमन अंकों में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये भाग 9A जो लिखा है ये रोमन अंक है। अगर आपने रोमन अंक नहीं पढ़े हैं तो गूगल पर जाकर पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर जाकर समझ लीजिए रोमन अंक क्या होते हैं। वैसे कक्षा 6-7 में पढ़ाए जाते हैं मैथ में, तो मैं आशा करता हूँ सबको पता भी होंगे इसके बारे में कि ये भाग 9 जो लिखा है ये रोमन अंक में लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 74 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि इसके 18 विषयों का वर्णन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 74 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए हमारे संविधान में एक नई अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि इसके 18 सब्जेक्ट का जिक्र है, 18 विषयों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद यह नगर पालिकाओं की जो कार्यप्रणाली है इसकी संरचना के बारे में भी बताता है, यानी इनकी पुनर्संरचना करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का उपबंध भी है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 247T है ये आरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो SC/ST के लोग हैं इनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सीटें जो हैं इसमें रिजर्व की जाएंगी और इन SC/ST पॉपुलेशन में भी इनकी 1/3 सीटें जो होंगी इस वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी महिला सीटें हैं या यहाँ पर जितना भी सीटें हैं उनका 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, जिसमें कि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी आएंगी, सामान्य वर्ग से भी आएंगी और SC/ST की महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। तो इसके बारे में आर्टिकल 247T में प्रावधान है। ये जो प्रावधान है या ये जो अधिनियम है भारत के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2 और 3 सही हैं। तो सही आंसर है आपका ए वाला, यानी 1, 2 और 3 सही हैं। 17वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 72वां, 73वां, 74वां, 71वां। तो 74वें के जरिए इसको शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला।
18वां प्रश्न है, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। देखिए, नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा जब उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी कि हिंदी हो या अंग्रेजी हो, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों का ऑप्शन होगा। अगर आपने अंग्रेजी में आर्टिकल याद किए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पी टी पी ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 243 N1 ना वन, 243 धा 1, 243 दा 1, 243 पा 1। तो संविधान का जो आर्टिकल 243 ना 1 या 243 जिसको T1 बोला जाता है, T1 है ना, 243 T1, तो इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में, उनके आरक्षण के बारे में और अनुसूचित जातियों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 20वां प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 243 यू में नगर पालिकाओं के कार्यकाल की अवधि बताई गई है और ये बताया गया है कि नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। इसका मतलब क्या है कि जो नगर निगम है, इसका मेयर जो है, इसका जो प्रमुख है, इसका मेयर, तो इसका कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 21वां प्रश्न है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? वे सभी स्थान जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हों, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को नगर का दर्जा दिया जाएगा यदि वहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत वो एरिया आता हो, या फिर ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो और जहाँ पर 75% पुरुष आबादी जो है ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, या द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में संलग्न हो, और जनसंख्या का घनत्व जो है कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो ऐसे क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए बी डी सही है, सी वाला जो है गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला। देखिए, यहाँ पर छावनी बोर्ड, अधिसूचित एरिया कमेटी के बारे में भी लिखा हुआ है, इसके बारे में हम एक आगे प्रश्न है वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। 22वां प्रश्न है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का विधानमंडल। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 का में आर्टिकल 243 इसके तहत किसी के राज्य में नगर पालिका का जो सीमा क्षेत्र है ये संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, यानी ये राज्यपाल इसके बारे में अधिसूचना जारी करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 23वां प्रश्न है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा 20 वर्ष की आयु सीमा पर, 21 वर्ष की आयु सीमा पर, 19 वर्ष की आयु सीमा पर या 18 वर्ष की आयु सीमा पर। आर्टिकल 243 इसके खंड 1 में यह कहा गया है कि नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा यदि उसने 21 साल की एज पूरी कर ली है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 24वां प्रश्न है, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है।
नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगरपालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगरपालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। लेकिन नगरपालिकाओं की जो टाइम ड्यूरेशन है, इनके समय के बारे में आर्टिकल 247 यू में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि नगरपालिका की जो अवधि की गणना है प्रथम सम्मेलन का मतलब प्रथम बैठक की तिथि से की जाती है और इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है। अगर मान लीजिए कोई नगरपालिका बीच में विघटित हो जाती है, 2 साल के बाद विघटित हो जाती है, तो वहाँ पर जो नई नगरपालिका चुनी जाएगी तो वो शेष समय के लिए रहेगी। जैसे 2 साल पहली वाली ने काट लिया है तो सेकंड वाली 3 साल के लिए रहेगी, वो उसको 5 साल नहीं मिलेंगे बल्कि शेष समय मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 2, 3, 4 सही है, 1 और 5 गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, 2, 3 और 4। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश नगरपालिका एक अधिनियम है जो कि 1916 का है। इसको बाद में संशोधित किया गया है। तो इसके प्रावधानों के तहत वर्तमान में यूपी में किसी भी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन जो अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची है इसमें शामिल सभी निर्वाचकों के द्वारा, जो कि उस नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचक भी होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। यानी हमारे यहाँ पर जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं या नगरपालिकाओं के जो प्रमुख होते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव जनता करती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है, यानी अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा या फिर अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचक होंगे वही वार्डों की निर्वाचकों वाली सूची में भी होंगे। तो इनके द्वारा नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन हमारे यहाँ किया जाता है। यानी हमारे यूपी में प्रत्यक्ष तरीके से होता है। यहाँ पे वार्ड पार्षद मिलकर नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट जनता करती है। वार्ड पार्षदों का भी चुनाव जनता करती है और अध्यक्ष का चुनाव भी जनता करती है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, केवल 2 और 4 सही है। सही आंसर है आपका सी वाला, केवल 2 और 4। 26वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नगर या कस्बा और स्थानीय निकाय, लखनऊ, छावनी परिषद, कानपुर, नगर निगम, गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद, काकोरी, नगर पंचायत। देखिए, लखनऊ में छावनी परिषद भी है और लखनऊ में नगर निगम भी है ना। तो यहाँ पर ए वाला सही है। कानपुर में नगर निगम है तो यहाँ पर बी वाला सही है। गाजियाबाद में जो है नगर पालिका परिषद नहीं है बल्कि ये नगर निगम है। यहाँ पर काकोरी में नगर पंचायत है। तो देखिए, सी वाला गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 27वां प्रश्न है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में राज्यों में निर्वाचन यानी पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान आर्टिकल 247 के तहत किया गया है ना। इसके अलावा जिला नियोजन समिति का भी प्रावधान है। यानी जिला नियोजन समिति के बारे में भी अनुच्छेद 247 ZD में जिक्र किया गया है। 247 ZD में जिला नियोजन समिति का जिक्र किया गया है। राज्य वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 247 I में इसका जिक्र किया गया है। तो ये तीनों क्या हैं? इनका सृजन संविधान के दायरे में रहकर हुआ है, यानी संवैधानिक हैं। ये तीनों निकाय जो है संवैधानिक हैं। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसका गठन 73 और 74 में संशोधन के परिणाम से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 और 3 सही हैं। तो सही आंसर है आपका बी वाला, 1, 2 और 3। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? अनुच्छेद 247 ZD,
अनुच्छेद 244 जेड डी, अनुच्छेद 242 जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड ई। देखिए अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 243 जेड ई जो है ये महानगरीय योजना समिति के बारे में है, यानी ये महानगर से संबंधित जो योजना समिति बनती है उससे संबंधित है। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। आपको यहां पर कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय का कुछ तो एकदम कंपलसरी वाला प्रावधान है कि कुछ प्रावधान तो राज्यों को मानने ही मानने हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि अपने राज्यों की जरूरतों के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन करके अपने अकॉर्डिंग भी उसको चला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर जो जिला योजना बनती है उसमें नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, ये तीनों ही शामिल होते हैं। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी केवल 1, 2 और 3 ये सभी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ई के तहत महानगरीय योजना समिति गठित की गई है। तो यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। ये क्या करती है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है और उसे राज्य सरकार को सौंपती है। यानी इसको लागू करने का दायित्व जो है इस महानगरीय क्षेत्र में इसे लागू करने का दायित्व इसका नहीं होता है। इसका तो केवल योजना बनाने का है और सरकार को उसको प्रपोजल भेजने का है, ना कि लागू करवाने का। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहां पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 2। 31वां प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 243 के, 243 एल, 243 एम, 243 एन। देखिए आर्टिकल 243 जेड ए जो नगर पालिकाओं में जो आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 243 के तहत जो पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया है, वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के निकायों के लिए भी चुनाव करवाएगा, नामावली तैयार करेगा और जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसको अपने सुपरविजन में पूरा कराएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, ये राज्य निर्वाचन आयोग 243 के। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए। 32वां प्रश्न है, जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। जिला पंचायत को, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, जिला नियोजन समिति को, महानगरीय समिति को। देखिए 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य जो है जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो कि जिले की पंचायतों, नगर पालिकाओं के द्वारा जो तैयार योजना है इसको संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष है ये विकास योजनाओं को राज्य सरकार को भेजता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी जिला नियोजन समिति को। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जिला नियोजन समिति के बारे में जो प्रावधान है आर्टिकल 243 जेड डी में दिया गया है, इसके तहत जिला नियोजन समिति को गठित करने की बात की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 33वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को जाना जाता है न्याय पंचायत के रूप में, नगर पालिका परिषद के रूप में, नगर पंचायत के रूप में, ग्राम पंचायत के रूप में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मान के चलिए, यहां पर जो भाषा है, भाषा का सबसे बड़ा खेल है। ध्यान से पढ़िए, यहां लिखा हुआ है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को जाना जाता है। परिवर्तनशील क्षेत्र का मतलब क्या है? यानी एक ऐसा क्षेत्र जो गांव से नगर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको परिवर्तनशील क्षेत्र माना जाता है। यानी हम उसको जो है नगर पंचायत बोलते हैं। एक क्षेत्र जो गांव से नगर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको नगर पंचायत बोलते हैं। उससे बड़े को नगर पालिका परिषद बोलते हैं। तो नगर पंचायत
वो क्षेत्र है जो कि गांव से शहरी अवस्था में या नगरीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो परिवर्तनशील क्षेत्र है। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला, यानी कि नगर पंचायत के रूप में। 34वां प्रश्न है, भारत में शहरी स्थानीय निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की परिकल्पना करता है। नगर निगम उन नगरों में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पर स्थापित किए गए हैं। बॉम्बे और कलकत्ता निगम वे पहले निगम थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। जो आपका 74वां संविधान संशोधन है, इसके जरिए 3 प्रकार के स्थानीय निकाय, इसमें कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत या नगर पालिका और नगर परिषद की इसमें परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। नगर निगम उन नगरों में स्थापित किए गए हैं जहाँ की आबादी जो है 10 लाख से एबव है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। अब यहाँ पर जो तीसरा वाला है, इसमें कहा गया कि बॉम्बे और कलकत्ता निगम जो है ये भारत के पहले निगम थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने करवाई थी। तो ये आपका तीसरा वाला गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का पहला स्थापित नगर निगम जो है मद्रास नगर निगम है, जिसकी स्थापना जो है 1677 या 78 में अंग्रेजों ने की थी। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला, केवल 1 और 2। 35वां प्रश्न है, संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, महानगर आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जो आपका 74वां संशोधन अधिनियम है 1992 वाला, इसके तहत संविधान ने जो है नगर पालिका समिति, वार्ड समिति, महानगर आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति, इन सभी का प्रावधान किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका बी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। 36वां प्रश्न है, नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकारी एवं नगर क्षेत्र समिति, उपनगर समिति एवं पत्तन न्यास, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से नगर स्थानीय निकाय हैं? इनमें से कौन से नगर स्थानीय निकाय हैं? यह आईएएस प्री परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, जैसा कि हमने आपको एक पिछले प्रश्न में बताया था कि जो छावनी बोर्ड है या पत्तन न्यास है, इनका जिक्र हम आगे करेंगे। तो भारत में टोटल 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें से आपके 3 शहरी स्थानीय निकायों का जिक्र आपके 74वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया है, जिसमें कि आपके नगर निगम आ जाते हैं, नगर पालिका परिषद आ जाती है, नगर पंचायत आ जाती है। और बाद बाकी 5 प्रकार के और बचते हैं, जिसमें कि अधिसूचित क्षेत्र है, छावनी बोर्ड है, टाउनशिप है, बंदरगाह पत्तन न्यास है और विशेष उद्देश्य एजेंसी से स्थापित स्थानीय निकाय हैं। अब देखिए, इनमें से जो 3 हैं, जिसमें कि आपके नगर पालिकाओं वाले जो 3 स्तर हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, ये संवैधानिक हैं। ये क्या है? ये संवैधानिक है। ये तीनों जो है संवैधानिक हैं, यानी इनकी स्थापना संवैधानिक संशोधन के जरिए की गई है। और बाद बाकी जो 5 हैं, जिनमें कि आपके उपनगर समिति है, पत्तन न्यास है, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकारी और नगर क्षेत्र समिति, या फिर ये सब जो हैं, ये जो स्थापित किए गए हैं, ये कैसे स्थापित किए गए हैं? ये राज्य के विधानमंडलों के जरिए या संसद के कानूनों के जरिए ये स्थापित किए गए हैं। यानी कि ये जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय जो हैं, शहरी स्थानीय निकाय जो है, सामुदायिक प्रकृति के हैं। ये सामुदायिक प्रकृति के हैं। सामुदायिक का मतलब क्या है? कि ऐसा निकाय या ऐसी संस्था जिसको संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए हुए कानून से बनाया गया है, उसको सामुदायिक कहा जाता है। तो यहाँ पे संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये संवैधानिक हैं। तो शहरी स्थानीय निकाय में आपके टोटल 8 प्रकार के निकाय आ जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कितने प्रकार के निकाय हैं? 8 प्रकार के निकाय हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो नगर निगम है, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकारी और नगर क्षेत्र समिति है, उपनगर समिति और पत्तन न्यास है, ये तीनों जो विकल्प हैं 2, 3, 4, ये नगर के स्थानीय निकाय हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पे 36 का डी वाला। 37वां प्रश्न है, प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष
ऐसी समिति द्वारा संस्तुत विकास योजना को किसके पास अग्रसारित करता है? योजना आयोग, वित्त मंत्री भारत सरकार, नगर विकास मंत्री भारत सरकार, राज्य की सरकार। देखिए आर्टिकल 243 जेडी जो आर्टिकल है, इसमें महानगरीय योजना समिति का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा और महानगर योजना समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा जो भी रिपोर्ट होगी इसको राज्य सरकार को भेजेगा, यानी ये राज्य सरकार को सबमिट करते हैं, इसके पास अग्रसारित करते हैं। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 38वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम की आय या राजस्व के स्रोत हैं स्थानीय कर, केंद्र तथा राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान, स्थानीय लोगों से दान व योगदान, संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण, राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए नगर निगम के आय के स्रोतों में स्थानीय कर आ जाते हैं, जिसमें कि संपत्ति कर है, वाहनों या जानवरों पर लगने वाला कर है, थिएटर कर है, व्यवसाय कर है, शिक्षा पर कर है, जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है जिसको मनोरंजन कर कहा जाता है। गैर कर के स्रोतों में भवनों से संबंधित जो फीसें होती हैं, संचार के साधनों से जो आय होती है, या फिर खतरनाक और घृणास्पद जो व्यापार वगैरह हैं, जैसे कि जो स्लॉटर हाउस वगैरह हैं, उनसे मिलने वाला राजस्व वगैरह है, उन पर जो टैक्स लगाते हैं उनसे आमदनी होती है। तो यहाँ पर स्थानीय कर, केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान और इसके अलावा राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की जो साझेदारी है, इनसे इनको आमदनी मिलती है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से दान या योगदान का इसमें जिक्र नहीं है और संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण सीधे तौर पर इन्हें नहीं किया गया है, यानी जो केंद्र स्तर पर जो वित्त आयोग उसने सीधे तौर पर इन्हें पैसे का हस्तांतरण नहीं किया, इनडायरेक्टली इन्हें हस्तांतरण करता है। पहले राज्य सरकार के पास आता है, राज्य सरकार फिर इन्हें भेजती है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 5 सही है, तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 39वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। देखिए जिला नियोजन समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 ZD में किया गया है, तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। अच्छा, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में कमेंट में बताना है ये किससे संबंधित है। 362, 356, 368 आर्टिकल जो है ये किस किस से संबंधित है, उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। 40वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में नगरीय ग्रामीण इकाई दी गई है और सूची 2 में स्थानीय शासन की संस्था दी गई है, यानी यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया कि इसमें कौन सा स्थानीय शासन निकाय यहाँ पर स्थापित है। जैसे झांसी है, मछली शहर है, टुंडला, सैफई, यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए झांसी में जो है नगर निगम है, झांसी में नगर निगम है। जो मछली शहर है, मछली शहर में नगर पंचायत है। टुंडला ये आगरा के पास पड़ता है, एक टाउन है ये टुंडला, आगरा के पास पड़ता है, वैसे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो टुंडला जो है यहाँ पर नगर पालिका परिषद है। और सैफई की बात करें तो सैफई में जो है क्षेत्र समिति, यानी ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र समिति यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ पर सही आंसर है 4, 3, 1, 2, तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। देखिए इस तरह के इतने डीप प्रश्न जो हैं ये खास करके यूपी PCS में या उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो आपके शहर या कस्बे हैं उन तक से प्रश्न पूछ लेते हैं। वैसे इतना डीपली जो है UPSC में या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उनमें नहीं पूछे जाते हैं ये, लेकिन यूपी में अक्सर ये आदत है, जो भी पेपर बनाने वाले हैं वो ऐसा करते हैं अक्सर, यहाँ पर ऊंट पटांग प्रश्न रखते हैं। तो उन्हीं में का एक प्रश्न है। 41वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम 1959 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कोई भी मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है
नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा ये कार्यकारिणी सभा का पदेन सभापति होता है और इस मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है, गलत बात है। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 सही है। सही आंसर है आपका बी वाला 1, 2 और 3। 42वां प्रश्न है, एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। इसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगरपालिका कहते हैं, वहीं छोटे कस्बों में कस्बों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, यानी यहाँ पर गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था जो होती है उसको नगर पालिका नहीं बल्कि उसको क्या कहते हैं, नगर निगम कहा जाता है। वहीं जो छोटे कस्बे हैं इनमें प्रशासन चलाने वाली संस्था जो है उसको नगर पालिका कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नगर पालिका। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। यहां पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, तो आंसर है आपका सी वाला। 43वां प्रश्न है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2017। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ जो है केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को किया था। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 44वां प्रश्न है, वार्ड पार्षद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? वार्ड पार्षद नगर पालिकाओं की निर्णय लेने वाली राजनीतिक इकाई का प्रमुख हिस्सा होता है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम नगर निगम मेयर का होता है। पार्षद नगर निगम के विभागों के कार्यों की निगरानी करता है और जनता की शिकायतों को इन विभागों तक पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वार्ड पार्षद जो है ये नगर पालिका की जो निर्णय वाली राजनीतिक इकाई है इसका प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि इन्हें जनता चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजती है, इसलिए ये निर्णय लेते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। देखिए, पार्षदों की समितियां हैं और पार्षद जो है वे विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को लागू करने का काम नगर निगम के मेयर का नहीं होता है, बल्कि नगर निगम का जो आयुक्त है, जो कमिश्नर है, उसका होता है, क्योंकि ये कार्यवाहक है, यानी ये क्रियान्वयन करने वाला है। जबकि डिसीजन लेने वाला जो निकाय है वो कौन है? डिसीजन लेने वाले लोग कौन है? पार्षद है, मेयर है। ये डिसीजन लेते हैं और क्रियान्वित करने का काम किसका है? जो नगर आयुक्त है उसका। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा, ये मेयर का काम नहीं है। देखिए, पार्षद जो है नगर निगम के जो बहुत सारे विभाग हैं, जो आपका सफाई विभाग है, सड़क विभाग है, बिजली विभाग है, इन सब की निगरानी करता है कि प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जनता को इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो वो वार्ड पार्षद से संपर्क करते हैं। तो वार्ड पार्षद तत्काल इन विभागों को सूचित करते हैं कि फलानी गली में आपको जाना है, वहाँ पे लाइट सही करनी है या नाली साफ करनी है। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है सी वाला। 45वां प्रश्न है, नगर निगम की प्रशासनिक गतिविधियों को कौन संचालित करता है? महापौर, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त। देखिए, यहां पे प्रशासनिक गतिविधियों की बात हुई है, शासन वाली गतिविधियां नहीं है, प्रशासनिक। तो प्रशासनिक गतिविधियों को कौन संचालित करेगा? जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, जिसकी गवर्नमेंट नियुक्ति करेगी। तो नगर निगम के संदर्भ में यहाँ का जो प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने वाला अधिकारी है वो नगर आयुक्त है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 46वां प्रश्न है, किसी नगर के दैनिक कार्यों और विभिन्न विकास कार्यों को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। नगर निगम संपत्ति, शिक्षा, मनोरंजन और पानी और अन्य सुविधाओं पर कर अधिरोपित करता है। सारे वार्डों के पार्षदों की सम्मिलित राय से बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो नगर निगम की धनराशि है, नगर निगम की राशि का बड़ा भाग लोगों के टैक्स से आता है। नगर निगम जो है संपत्ति कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, पानी और अन्य सुविधाओं पर कर अधिरोपित करता है। सारे वार्ड पार्षदों की राय से
एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अकॉर्डिंग पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ पर तीनों ही सही हैं। यहाँ पे पूछा गया कौन सा असत्य है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। 47वां प्रश्न है, नगर निगम के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरीय प्रशासन संचालित करना, रोशनी, पानी, सफाई की व्यवस्था करना, बीमारियों के नियंत्रण हेतु जागरूकता अभियान चलाना, बाग बगीचे, पार्कों इत्यादि का रखरखाव करना। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, नगर निगम जो है नगरीय प्रशासन संचालित करता है, शहर में जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की, रोशनी, पानी, सफाई की व्यवस्था करता है, बीमारियों की रोकथाम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है, जैसे मलेरिया फैलने से रोकने के लिए छिड़काव करवाता है ताकि मच्छर मर सकें। इसके अलावा बाग बगीचे, पार्कों इत्यादि का रखरखाव करता है। तो ये सारे काम नगर निगम के कार्यों में आते हैं। तो सही आंसर है आपका ए वाला, सभी चारों। 48वां प्रश्न है, नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? गृह कर और संपत्ति कर, जल कर और मनोरंजन कर, राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान, जीएसटी कर। आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, गृह कर और संपत्ति कर इन्हें मिलते हैं आय के स्रोत में, जल कर और मनोरंजन कर भी मिलते हैं, राज्य सरकार से भी इन्हें अनुदान मिलते हैं, जीएसटी कर इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला निकल जाएगा। यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है, तो सही आंसर है आपका ए वाला, 1, 2 और 3। 49वां प्रश्न है, नगर निगम चुनाव हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, उसका नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में होना चाहिए, वह नगर निगम का कर्मचारी होना चाहिए। आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 25 वर्ष नहीं, उसकी न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा उसका नाम वार्ड की जो निर्वाचक नामावली है उसमें होना चाहिए। नगर निगम का कर्मचारी होगा, तो नगर निगम का कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो सही आंसर है आपका सी वाला, 1 और 3। 50वां प्रश्न है, नगर निगम के कौन कौन से कार्य हैं? अस्पतालों का संचालन, स्कूल का संचालन, पार्कों को व्यवस्थित रखना, या उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य नगर निगम के हैं, तो सही आंसर है आपका डी वाला। 51वां प्रश्न है, सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? 1994, 96, 97, 95। देखिए, सूरत में प्लेग त्रासदी जो है 1994 में फैली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोगों को शहर से विस्थापित होना पड़ा था। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ ये अभ्यास प्रश्न भी साथ में देखने को मिल जाएंगे। इससे आपके समय की बचत भी होगी और आप तैयारी भी आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सीरीज ये पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।